इस खबर को लेकर बात करने के लिए संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आखिरकार ट्रेन के रास्ते की पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं तो अब अलग अलग तरीके के कयास लग रहे हैं। तस्वीरें, कई बार कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं, कुछ कहने का यहाँ ज़रूरत नहीं होती। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, कंधे पर हाथ रखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सबसे पहले ज़ेलेंस्की हाथ मिलाते हैं, फिर गले मिलते हैं, फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज भी है, एक बड़े बुजुर्ग की तरह या फिर एक गार्जियन की तरह, वो ज़ेलेंस्की को गले लगाते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं और ज़ेलेंस्की पीएम मोदी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं उम्मीद भरी निगाहों के साथ। शांति दूत की भूमिका निभाएंगे पीएम मोदी? संजीव जी, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। वार्षिक यात्रा है। एक ऐसी समय पे ये हो रही है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो और ज्यादा इंटेंस हो गया है। यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी पर भी अब बड़ा हमला किया है और ये जो युद्ध है एक गंभीर स्थिति में है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, राष्ट्रों को युद्ध न करके विकास के, संपन्नता के और कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। उनके ये जो विचार हैं जो हमेशा वो व्यक्त करते रहे हैं, उन्होंने यही विचार राष्ट्रपति पुतिन से भी कहे थे समरकंद उज्बेकिस्तान में, और अभी जब जेलेंस्की से वो मिल रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति से, तो फिर उन्होंने उसी विचार को जो है व्यक्त किया है। तो ये स्पष्ट है कि भारत की जो भूमिका है वो एक बड़ी भूमिका भारत अदा करने जा रहा है। वर्तमान समय में तो अभी युद्ध विराम की संभावना नहीं दिखाई देती और ये जो युद्ध है बहुत ही इंटेंस स्थिति में है। लेकिन इस तरीके की जो भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसे विश्व नेता की जो यात्रा है वो यूक्रेन में जब हुई है, तो वो जो शांति को स्थापित करने का, संवाद को स्थापित करने का जो वातावरण है उसको, उसके निर्माण में ये बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखेंगे कि जब कभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई संवाद की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस संवाद की प्रक्रिया के बैकग्राउंड को, उसके फैसिलिटेशन को करने में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और ये यात्रा उसी तरीके की भूमिका के निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं ये मानता हूं कि पूरे विश्व की जो नज़र है इस प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस यात्रा पर है और निसंदेह रशिया भी इसको क्लोजली वॉच कर रहा होगा। भारत ही मात्र एक ऐसा राष्ट्र वर्तमान समय में है जिसकी की क्रेडिबिलिटी इतनी ऊंची है, जिसके के शब्दों को इतने गंभीरता से लिया जाता है, चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो, यूरोपीय देश हो, सभी जो है भारत के की क्रेडिबिलिटी को लेकर के बहुत ही ज्यादा उनके अंदर आशा है। जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, तो आज यही आशा भरी जो नजर है वो अमेरिका की भी है, वो रशिया की भी अवश्य है। और जाहिर है कि जैसा संजीव कि जी, मैंने आपने कहा जिक्र कि किया अमेरिका और रूस का, मुझे एक बात बताइए, यूक्रेन अगर इस युद्ध में टिका हुआ है तो उसके पीछे नेटो देश है, अमेरिका का हाथ है, ताकि युद्ध में वो बना रहे और रूस का मुकाबला कर सके। अब इच्छा शक्ति पर बात आती है या फिर अपनी मंशा क्या है उस पर बात आती है। क्या अमेरिका चाहेगा ये युद्ध खत्म हो जाए और क्या रूस चाहेगा ये युद्ध खत्म हो जाए? नेटो देश क्या इस फेवर में है कि युद्ध खत्म हो जाए? यह आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। देखिए, रशिया यूक्रेन के बीच के युद्ध की वास्तविकता ये है कि ये युद्ध वास्तविक रूप से रशिया और यूक्रेन के बीच का नहीं है। ये युद्ध इनडायरेक्ट तरीके से महाशक्तियां लड़ रही हैं और यूक्रेन के टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। यूक्रेन के जो नेता हैं, वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, उनके कंधों पर रख करके बंदूकें चलाई जा रही हैं और जाहिर है कि यूक्रेन के लोगों को इसका सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है। लेकिन वास्तविक रूप से ये युद्ध विश्व की महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। ये युद्ध रशिया ने शुरू किया था, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था और रशिया की जो मंशा ये थी कि वो यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेना चाहता था और यूक्रेन वहीं दूसरी तरफ नेटो को ज्वाइन करना चाहता था और रशिया ने ये कहा था कि वो यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन नहीं करने देंगे। लेकिन वास्तविक रूप से रशिया पूरे यूरोप के थिएटर में, यूरोपीय क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसने ये बड़ी कवायद कर डाली और नेटो के एक्सपेंशन का आधार लेते हुए यूक्रेन की टेरिटरी पर उसने हमला कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ नेटो ने अपनी हेजेमोनी को डिफेंड करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है और यूक्रेन को सैनिक और आर्थिक मदद परोक्ष रूप से पहुंचाई गई है।
चूंकि महाशक्तियां इस बात को जानती हैं कि वो डायरेक्ट एक दूसरे से युद्ध लड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन वो डायरेक्ट युद्ध लड़ना शुरू कर देंगे उसी दिन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और ये विश्व युद्ध न्यूक्लियर कंडीशन में लड़ा जाएगा। कभी भी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो सकता है और एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि मैट की सिचुएशन कहते हैं, सर्वनाश की स्थिति पैदा हो जाएगी और जो कि कोई भी महाशक्ति इसमें नहीं जाना चाहेगी। लेकिन ये जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो रशिया की भी बहुत बड़ी हैं और जाहिर है कि अमेरिका और नेटो की तो महत्वाकांक्षा है ही। तो ये जो लड़ाई है, ये वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है और जब तक ये महाशक्तियां नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं होंगी, की जंग में, इस तरह के युद्ध के हालात में संजीव श्रीवास्तव जी पिसते हैं सिर्फ और सिर्फ आम लोग, सिविलियंस, जो यहाँ भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए संजीव जी।